बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार मैदान में एक नई ताकत प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने एंट्री कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह पार्टी सत्ता पक्ष एनडीए का खेल बिगाड़ेगी या विपक्षी इंडिया ब्लॉक को कमजोर करेगी या फिर दोनों के लिए चुनौती साबित होगी। शुरुआती सर्वे ये संकेत दे रही है कि जन स्वराज पार्टी वोट कटर की भूमिका निभा सकती है, जिससे बिहार के बड़े गठबंधनों के समीकरण भी बदल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जन स्वराज पार्टी 2020 की लोक जनशक्ति पार्टी की तरह तीसरा ध्रुव बनकर उभरती है और बिहार की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव लाती है या नहीं। चलिए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी किसका वोट काटेगी। क्या ये एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित होगी, इंडिया ब्लॉक को कमजोर करेगी या फिर दोनों को एक साथ चोट पहुंचाएगी। शुरुआती ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी और नीतीश कुमार जेडीयू के बाद किशोर को लोग पसंदीदा सीएम चेहरा मानते हैं, लेकिन आम राय यही है कि जन स्वराज पार्टी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी बल्कि वोट कटर की भूमिका निभाएगी। एक सी वोटर सर्वे के मुताबिक 20% लोगों का मानना है कि ये एनडीए को नुकसान करेगी, वहीं 18% का कहना है कि इंडिया ब्लॉक को और 35% का मानना है कि दोनों को नुकसान होगा। पहले जानते हैं एनडीए की बी टीम या आरजेडी का विकल्प। कुछ लोग जन स्वराज पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। किशोर ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर वंशवाद और विकास न देने का आरोप लगाया है, जो आरजेडी से नाराज वोटरों को लुभा सकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि इसका असर एनडीए पर भी पड़ेगा। किशोर खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण एनडीए का मजबूत वोट बैंक है। किशोर ने नीतीश कुमार को बार बार निशाना बनाया है और दावा किया है कि जेडीयू की सीटें 25 से नीचे चली जाएंगी। उन्होंने नीतीश के शासन को ब्यूरोक्रेटिक जंगल राज कहा। जन स्वराज पार्टी का शिक्षा, रोजगार और सुशासन पर जोर युवाओं को आकर्षित कर सकता है। किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दोनों का वोट काटेंगे और इतना काटेंगे कि दोनों खत्म हो जाएंगे। नुकसान एनडीए और आरजेडी को होगा और फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। इस बार जेएसपी चुनाव में तीसरा ध्रुव बनकर उभरी है। जैसे 2020 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बनी थी। लोक जनशक्ति पार्टी ने तब एनडीए से बगावत की थी और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। उसने 134 सीटों पर चुनाव लड़ा और 73 सीटों में उसके वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। इसमें 40 सीटों पर एनडीए हारी, जिनमें 33 जेडीयू थी और 32 सीटों पर इंडिया ब्लॉक को नुकसान हुआ। जेएसपी इस बार सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसका असर लोक जनशक्ति पार्टी से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी कोर वोट बैंक और संगठन है, जबकि जेएसपी एक नई पार्टी है, इसलिए इसका असर सीमित भी रह सकता है। 2024 उपचुनाव का अनुभव के बारे में जानते हैं। जेएसपी ने पिछले साल 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ा था, जिसमें 3 में उसकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि उसका कुल वोट शेयर 10% रहा। इन चारों सीटों पर एनडीए जीत गई, जबकि 2020 में इंडिया ब्लॉक इनमें से 3 सीट जीता था। सीटवार नतीजे दिलचस्प रहे, इसके बारे में बताती हूँ। इमामगंज में जेएसपी ने पासवान उम्मीदवार उतारा, जबकि इंडिया और एनडीए ने महादलित मांझी उम्मीदवार उतारे। जेएसपी को यहां 22.6% वोट मिले और इंडिया का वोट शेयर 17.7% गिरा। यानी जेएसपी ने इंडिया और एनडीए दोनों को लगभग 80.20 अनुपात में नुकसान किया। बैलागंज में जेएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, जिसे 10.6% वोट मिले। यहां इंडिया का वोट शेयर 15.8% गिरा, यानी जेएसपी ने मुख्य रूप से इंडिया को नुकसान पहुंचाया। रामगढ़ में जेएसपी को 3.9% वोट मिले, जो ज्यादातर इंडिया से कटे। इंडिया का वोट शेयर यहां 11.5% गिरा। कुल मिलाकर उपचुनावों में जेएसपी ने इंडिया को ज्यादा नुकसान किया। 2025 की जंग के बारे में जानते हैं। बिहार की राजनीति जाति समीकरण पर आधारित रहती है।
जेएसपी की रणनीति अलग अलग समुदायों से उम्मीदवार उतारने की है, जिससे परंपरागत वोट बैंक टूट सकते हैं। किशोर की मुहिम 35 साल से जारी लालू नीतीश शासन से नाराजगी पर केंद्रित है। एक वोट वाइब सर्वे के मुताबिक 54% मतदाता अपने मौजूदा विधायक को फिर वोट नहीं देना चाहते। देखा जाए तो जेएसपी का असर सीट दर सीट तय होगा। अगर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो एनडीए को नुकसान होगा, जबकि मुस्लिम या यादव उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक को ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। जेएसपी को समर्थन कहां से मिल रहा है? आपको बता दें कि वोट वाइब सर्वे के अनुसार जेएसपी को 20% समर्थन 18 से 24 साल के युवाओं से मिल रहा है, जो बेरोजगारी से परेशान हैं। करीब 15% वोटर ऊंची जातियों से, 13% मुसलमानों से, 9% ओबीसी से, 6 अनुसूचित जातियों से और 11% आदिवासियों से आते हैं। ये होंगे संभावित समीकरण। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 2020 में एनडीए और इंडिया का वोट शेयर 37% था और अन्य दलों के पास 26%। तब एलजेपी अलग लड़ी और 5.8% वोट लिए। वीआईपी पार्टी ने 1.5% वोट लिए और एनडीए के साथ थी, जो अब इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई है। इस हिसाब से मौजूदा वोट शेयर एनडीए का 42% और इंडिया का 39% बैठता है। अब अगर जेएसपी 10% वोट लेती है और इसका आधा हिस्सा इंडिया से आता है तो इंडिया का वोट शेयर 34% रह जाएगा और एनडीए का 42%। अगर आधा हिस्सा एनडीए से आता है तो एनडीए 37% पर आ जाएगा और इंडिया 39% पर। अगर जेएसपी दोनों से बराबर तो 2.5% वोट काटे और बाकी 5% अन्य से, तो एनडीए 39% और इंडिया 36% पर रहेंगे। अब जानते हैं कि आगे नतीजा क्या होगा। हालांकि जेएसपी वोट प्रतिशत में बदलाव ला सकती है, लेकिन सीटों में इसे बदलना आसान नहीं होगा। पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती संगठन और स्पष्ट विचारधारा की कमी है। फिर भी जेएसपी की एंट्री वोटों के बंटवारे का कारण बनेगी और इसका फायदा एनडीए को हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का वोट ज्यादा बटेगा। और इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। अब देखना यह है कि यह नई ताकत एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए चुनौती बनेगी या सिर्फ वोट कटिंग का असर डालकर चुनावी समीकरण बदल देगी। बिहार की सियासत में अब तीसरे ध्रुव के रूप में जेएसपी की भूमिका और इसके भविष्य के राजनीतिक असर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।